हेलो दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है रेलवे एनटीपीसी परीक्षा 2025 के लिए। साथीगण, आइए आपके 2021 में जिस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया था, इस क्लास के माध्यम से दोस्तों चर्चा करने वाले हैं। तो साथीगण, टाइम को वेस्ट ना करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। लेकिन साथीगण, अगर आप सबको क्लास अच्छा लगे तो आप सभी मेरे दोस्तों से रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को एक बार कम से कम लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन अगर मैं बात करूँ तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है। दोस्तों, ये क्वेश्चन एक बार नहीं कई बार आपके एनटीपीसी हो, एसएससी हो, पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों चंद्रगुप्त के 9 रत्नों में से एक, जो आपके ऑप्शन नंबर 4 बरहा मिहिर, दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। आइए दोस्तों, इनसे रिलेटेड आपके 9 रत्नों के बारे में जानते हैं कि आपके एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहले दोस्तों कि चंद्रगुप्त द्वितीय का अगर मैं कार्यकाल की बात करूं तो बेसिकली 380 से लेकर 418 ईस्वी के बीच में है। जो बेसिकली दोस्तों समुद्रगुप्त के पुत्र जो आपके चंद्रगुप्त द्वितीय हैं, आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय ने चांदी के सिक्के दोस्तों शुरुआत किया गया था। जो गुप्त साम्राज्य का पहला शासक जिन्होंने चांदी के सिक्कों की शुरुआत किया था, ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं, उनके दरबार में 9 रत्न रखने का बेसिकली श्रेय दिया जाता है। आइए दोस्तों, 9 रत्न के बारे में जानते हैं। आपके एग्जाम में हमेशा दोस्तों इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं पहला बात करूं तो अमर सिंह, जो बेसिकली आपको याद रखना है कि संस्कृत कोशकार और कवि के नाम से आपके अमर सिंह जाना जाता है। धन्वंतरी दोस्तों, जो प्रसिद्ध चिकित्सा से संबंधित आपके धन्वंतरी था। अगर मैं बात करूं, हरिसेन भी एक प्रकार से कवि या लेखक के रूप में। कालिदास या फिर दोस्तों कहा पनका और शंकु और वाराह मिहिर और वरुचि और दोस्तों वैताल भट्ट, जो दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा 9 के 9 दोस्तों 9 रत्न से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आप सभी मेरे दोस्तों से रिक्वेस्ट है यार, कम से कम इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मार लीजिए और एक बार दोस्तों आप रिवीजन जरूर कर लेना, आपके एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। अमर सिंह, धन्वंतरी, हरिसेन, कालिदास, कहा पनका और अगर मैं बात करूं शंकु और वहा वराह मिहिर और साथ ही वरुचि और दोस्तों अंतिम बात करूं तो वैताल भट्ट। लेकिन दोस्तों अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों जोश एग्जाम जो मैग्नेट टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, वहां जाके एक बार आप जरूर जुड़िएगा और इस क्लास का दोस्तों वहां पीडीएफ डाल दिया जाएगा, वहां से भी आप एक बार जरूर रिवीजन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन कि संघ के मंत्री परिषद में कितने मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं, ऑप्शन में दिया गया कि लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 10 से 15%, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 50%, भारत के प्रधानमंत्री की इच्छानुसार लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15%। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन का आंसर तो ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा कि लोकसभा के सदस्यों की कुल में से 15% संघ के मंत्री परिषद में मंत्रियों को शामिल किया जाता है, जो बेसिकली आपको ध्यान रखना है। लेकिन दोस्तों इनसे संबंधित अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल की बात करूं जो आपके एग्जाम में हमेशा दोस्तों मंत्रियों से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं, आर्टिकल 74 में कहा गया कि राष्ट्रपति की सहायता या सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगा, जो आपके एग्जाम में बार बार आर्टिकल 24 के क्वेश्चन पूछा जाता है। आर्टिकल 75 में कहा है कि मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान जो करेगा, ये बेसिकली आर्टिकल 75 में कहा गया। आर्टिकल 77 में कहा दोस्तों कि भारत सरकार के वायसराय का संचालन करेगा, बेसिकली आर्टिकल 77 में कहा गया। आर्टिकल 78 में कहा गया कि राष्ट्रपति को सूचना देना इत्यादि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य का पालन भी करना, ये भी बेसिकली आर्टिकल 78 में कहा गया। आर्टिकल 88 की सदनों से संबंधित मंत्रियों के अधिकार के बारे में वर्णन आर्टिकल 88 में कहा गया, आपको बेसिकली ध्यान रखना है। साथीगण, अगर आप सबको क्लास अच्छा लगे तो आप सभी मेरे दोस्तों से रिक्वेस्ट है वीडियो को एक बार लाइक जरूर करना और अगर दोस्तों इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो जोश एग्जाम मैग्नेट टेलीग्राम चैनल में दोस्तों आप जाके जुड़िएगा, वहां इस क्लास का पीडीएफ डाल दिया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था जो स्वीडिश अकादमिक किस क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों आपको बखूबी पता होगा कि आपके नोबेल पुरस्कार से संबंधित कितना इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्जाम हो हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है।
अगर मैं बात करूं दोस्तों कि नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था स्वीडिश अकादमी बेसिकली साहित्य क्षेत्र से संबंधित है, जो आपको बेसिकली ध्यान रखना दोस्तों, हमेशा ये क्वेश्चन बेसिकली पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं दोस्तों इनसे रिलेटेड कि यह साहित्य में नोबेल पुरस्कार विजेता को चुनने के लिए जिम्मेदार है। अगर मैं बात करूं दोस्तों अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत की शर्तें के अनुसार साहित्य का नोबेल पुरस्कार स्वीडिश अकादमी द्वारा 1901 से प्रदान किया जाता है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन दोस्तों बेसिकली इंपॉर्टेंट अगर मैं बात करूं तो स्वीडिश अकादमी की स्थापना जो आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जो 1786 में दोस्तों स्वीडिश राजा गुरु क्या बोलता है गुस्ताव थर्ड के द्वारा किया गया था। अगर मैं बात करूं पुरस्कार देने की शुरुआत बेसिकली 1901 में, लेकिन उनकी स्थापना 1786 में किया गया था। ये आपको पॉइंट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। अगर मैं बात करूं राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे। आपको बेसिकली ध्यान रखना, और हमेशा दोस्तों राज्यसभा से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं बात करूं उच्च सदन, तो बेसिकली राज्यसभा को कहा जाता है। और दोस्तों आर्टिकल 80 में राज्यसभा के बारे में वर्णन किया गया, जो बेसिकली आप सभी मेरे साथीगण से रिक्वेस्ट है कि आपको ये क्वेश्चन ये आता होगा। लेकिन इनसे रिलेटेड अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात करूं, राज्यसभा उच्च सदन या दूसरों घरों या बड़ों का घर जिसे बेसिकली कहते हैं, ये पॉइंट याद रखिएगा। राज्यसभा भारतीय संघ के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का बेसिकली प्रतिनिधित्व करता है। अगर मैं बात करूं राज्यसभा की पहली बार जो कि 1952 में गठित किया गया था, इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। और ये एक प्रकार से अस्थायी निकाय, और ये कभी भी विघटन के अधीन नहीं है, जो आपके एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर दोस्तों मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात करूं कि राज्यसभा का सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होता है। कई बार दोस्तों ये पॉइंट पूछा जाता है कि राज्यसभा के सभापति बेसिकली कौन होता है। ऑप्शन में भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के सुप्रीम कोर्ट। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि राज्यसभा का सभापति बेसिकली भारत के उपराष्ट्रपति होता है। लेकिन दोस्तों आपको कमेंट बॉक्स में आंसर करना है कि वर्तमान में राज्यसभा का सभापति कौन है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये क्लास अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर मैं बात करूं दोस्तों इसीलिए राज्यसभा के प्रथम सभापति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे, जो बेसिकली हमेशा दोस्तों आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और दोस्तों ये भी आपको याद रखना है कि जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है ना, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी थे, जो आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कुछ दोस्तों कि डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे, अगर मैं राष्ट्रपति की बात करूं, जो 18 मई 1967 से लेकर 3 मई 1969 के बीच में तीसरे राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर जाकिर हुसैन बना था। अगर मैं बात करूं वराहगिरी वेंकट, जो पीवी गिरी के नाम से जाना जाता है, भारत के चौथे राष्ट्रपति था, जो कभी कभी उनके कार्यकाल भी पूछ लेता है। साथ ही नीलम संजीव रेड्डी बहुत इंपॉर्टेंट, जो छठे राष्ट्रपति के रूप में रहा था, और 25 जुलाई से लेकर 1977 से लेकर 25 जुलाई 1982 तक बना था, जो आपको बेसिकली ध्यान रखना दोस्तों। हमेशा ये 3 राष्ट्रपति से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, उनके कार्यकाल से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है भूगोल का जनक बेसिकली किसे माना जाता है। अरस्तुथेल्स और इरेस्टोस्थनीज और टॉलमी। अगर दोस्तों मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो बेसिकली ऑप्शन नंबर 3 इरेस्टोनीज आ जाएगा भूगोल का जनक, जो बेसिकली आपको ध्यान रखना है। अगर दोस्तों मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि क्वार्टजाइट एक प्रकार की चट्टान है। अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन का आंसर कि क्वार्टजाइट एक प्रकार से कायांतरिक जो कि चट्टान है, जो बेसिकली दोस्तों आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए। अच्छा दोस्तों अग्नेय बेसाल्ट और अवसादी के बारे में आइए चर्चा करते हैं कि आपके एग्जाम में इनसे रिलेटेड किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर मैं अग्नेय चट्टानें की बात करें कि मैग्मा के ठंडा होने, जमने और क्रिस्टलीकरण के कारण बनती है। अग्नेय चट्टानों के सामान्य उदाहरण बेसिकली बेसाल्ट और गैब्रो, जो आपको बेसिकली ध्यान रखना है। अगर मैं अवसादी चट्टानें की बात करें कि पुरानी चट्टानों, पौधों और जानवरों से प्राप्त तलछट के संचय या जमाव के कारण बनता है। तलछटी चट्टानों के सामान्यतः उदाहरण की बात करूँ तो बलुआ पत्थर और संगुटिका आदि, जो आपके अवसादी चट्टान है। ये तीनों चट्टानों से आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है।
अगर दोस्तों मैं कायांतरिक जो चट्टान है ना, इनसे अगर मैं रिलेटेड अगर बात करूँ दोस्तों, तो वे तब बनते हैं जब मौजूद चट्टानें गर्मी, दबाव या प्रतिक्रियाशील तरल पदार्थ जैसे गर्म खनिज युक्त पानी के बदल जाती है। उदाहरण के लिए संगमरमर, क्वार्टजाइट, जो शिस्ट, बेसिकली आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन साथीगण कि भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज करने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। अगर मैं साथीगण इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो पुर्तगाल आ जाएगा। जो समुद्री मार्ग की खोज करने वाले पहले व्यक्ति पुर्तगाल हुआ। अगर दोस्तों मैं पुर्तगाल से संबंधित कुछ बातें कहूं कि पुर्तगाली खोजकर्ता वास्को डिगामा अटलांटिक महासागर के रास्ते भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय बना था, जो बेसिकली आपको ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं जब वह मालाबार तट पर कालीकट पहुंचा, वास्को डिगामा जो कि जुलाई 1947 में पुर्तगाली के लिस्बन से फिर रवाना हुआ था, उसने कैप ऑफ गुड होप के चक्कर लगाया और अफ्रीका के पूर्वी तट पर मालिंदी में लंगर डाला था। ये भी बेसिकली आपको ध्यान रखना है। उसी तरह से दोस्तों आपके एग्जाम में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो 1505 में भारत में पहले वायसराय के रूप में नियुक्त किया गया था। उसने ब्लू वाटर पॉलिसी या शांत जल की नीति या मजबूत नौसैनिक शक्तियों द्वारा समुद्र की महारत शुरू की थी, जो बेसिकली आपको ध्यान रखना है। 1509 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बाद दूसरे वायसराय के रूप में अल्बुकर्क भारत आया और वह 1515 में वायसराय के रूप में रहा था। हमेशा दोस्तों फ्रांसीसी डी अल्मेडा से क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बेसिकली आपको याद रखना है। अल्बुर्क ने 1510 में गोवा को जीतकर भारत में पुर्तगाली शक्ति की नींव रखी थी, जो बेसिकली कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोवा को जीतकर भारत में पुर्तगाली शक्ति की नींव किसने रखा था। तो बेसिकली 1510 में अल्बुर्क के द्वारा जो कि रखा गया था, जो आपको बेसिकली ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि किसके इसके कार्यान्वयन के दौरान मूल रूप से भारतीय संविधान में मौजूद लेखों की कुल कितनी संख्या था। तो बेसिकली 395। अगर मैं बात करूं दोस्तों आपके जब संविधान पहला बना था ना, तो उस समय 395 आर्टिकल जो कि दिया गया था, लेकिन दोस्तों अभी वर्तमान में 470-75 से भी ज़्यादा है ना। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत में अशोक के शिलालेखों का सबसे पहला गुण जो पूरा लेख किस लिपि में लिखा गया था, ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं कि ब्रह्मी लिपि, जो हमेशा दोस्तों इससे ब्रह्मी लिपि और खौठी लिपि से क्वेश्चन पूछा जाता है, लेकिन जो पहला उनका जो शिलालेख था ना, गुड़ पूरा लेख, उसमें दोस्तों उन्होंने ब्रह्मी लिपि का प्रयोग किया था, जो बेसिकली आपको ध्यान रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संगीत वाद्ययंत्र संतूर से जुड़ा नहीं है। अगर मैं बात करूं उस्ताद अजमत अली खान, तरुण भट्टाचार्य, पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सोपरी। तो दोस्तों तरुण भट्टाचार्य, पंडित शिव कुमार शर्मा और साथ ही भजन सोपरी, ये आपके संतूर वाद्य यंत्र से जुड़ा है। लेकिन अमजद अली खान दोस्तों ये आपके संतूर से संबंधित नहीं है। अमजद अली खान, अमान अली खान, अयान अली खान, ये दोस्तों बेसिकली आपके सरोद वादक से संबंधित है, जो कई बार आपके एग्जाम में सरोद वादक से भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको बेसिकली ध्यान रखना है। लेकिन दोस्तों आप सबको अगर क्लास अच्छा लगे तो आप सभी मेरे दोस्तों से रिक्वेस्ट है, एक बार आप जो कि कमेंट बॉक्स में दोस्तों आंसर ज़रूर कीजिएगा कि कैसे आपको क्लास लगा। और दोस्तों अगर आपको अच्छा लगे तो दोस्तों इसी तरीके से आपके एग्ज़ाम तक हर एक मॉक टेस्ट दोस्तों करवा दूंगा, ताकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये क्लास होने वाला होगा। अगला क्वेश्चन है कि पाखला वन्यजीव अभ्यारण्य बेसिकली कहाँ स्थित है। वारंगल, चंदौली, सिवनी और लखीमपुर। और अगर मैं बात करूं कि पाखला वन्यजीव अभ्यारण्य बेसिकली वारंगल में है, जो बेसिकली दोस्तों आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत में खिलाफत आंदोलन के बारे में जो कि क्या सही है। अगर मैं बात करूं कि यह पाकिस्तान की मांग में एक आंदोलन था, यह तुर्की सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था, यह भारत में मुगल शाही परिवार को बहाल था करने के लिए आंदोलन था, या जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ एक आंदोलन था। अगर दोस्तों मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो ऑप्शन नंबर 2, यह तुर्की सुल्तान के समर्थन में एक आंदोलन था, या भारत में मुगल शाही परिवार के बहाल में। तो बेसिकली ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा महात्मा गांधी से रिलेटेड आंदोलन बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, जो बेसिकली आपको याद रखना दोस्तों। अगर मैं बात करूँ दोस्तों 1919 में दोस्तों रॉलेट एक्ट और साथ ही
जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये दोनों घटना हुआ था और आपके एग्जाम में हमेशा जलियांवाला बाग हत्याकांड से डायर से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो बेसिकली आपको याद रखना है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में डायर ने गोली मार के हत्या किया था और इसी डायर को दोस्तों उधम सिंह ने जो लंदन में जाके गोली से मारा था। और ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि जनरल डायर को किस भारतीय क्रांतिकारी के द्वारा मारा गया था। तो बेसिकली दोस्तों आपके उधम सिंह के द्वारा मारा गया था, जो बेसिकली आपको ध्यान रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि भारत में मुख्यालय वाला अंतर सरकारी ट्रेडिंग के आधारित संगठन कौन है, तो बेसिकली ISA है, जो बेसिकली आपको याद रखना है। दोस्तों नाटो से आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि नाटो का मुख्यालय बेसिकली ब्रुसेल्स आ जाएगा। उसी तरह से दोस्तों आपके WTO हो जाएगा। आपके एग्जाम में ओपेक का मुख्यालय बार बार पूछा जाता है, जो बेसिकली वियना में है। हमेशा आपके मुख्यालय उन संगठन से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर अगला क्वेश्चन की बात करूं कि URL बेसिकली क्या है, तो एक प्रकार से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है, सर्चिंग इंजन है, इंटरनेट पर प्रदर्शित होने वाला वेब पेज का पता चलता है, या फिर दोस्तों वेब ब्राउज़र है। अगर अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं क्वेश्चन नंबर 13 की, तो इंटरनेट पर प्रदर्शित होने वाला वेब पेज का पता चलता है बेसिकली URL के माध्यम से, जो बेसिकली आपके कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि भारतमाला परियोजना बेसिकली किससे संबंधित है, तो अगर मैं बात करूं दोस्तों राजमार्ग से संबंधित बेसिकली भारतमाला परियोजना है, जो आपको बेसिकली ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन बेसिकली कब शुरू किया गया था। अगर मैं साथीगण इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो 2005 में भारतीय राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया था। दोस्तों आपके एग्जाम में 2015 से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, जो आप सभी मेरे साथीगण से रिक्वेस्ट याद रखिएगा। 2018 से दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है आयुष्मान कार्ड योजना, हमेशा बार बार इंपॉर्टेंट बनता है। अगर दोस्तों मैं 2000 अगर मैं 23 की बात करूं तो दोस्तों 2023 में बेसिकली PM सूर्यघर योजना जो कि लाया गया था, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, बेसिकली आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय जो कि कहाँ स्थापित किया गया था। अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूँ दोस्तों तो आपके बड़ोदरा गुजरात में भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय की शुरुआत किया गया था, जो बेसिकली आपको ध्यान रखना है। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द किसने गढ़ा था, और ये दोस्तों क्वेश्चन आपके NTPC 2021 में पूछा गया था। अगर मैं बात करूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द जो बेसिकली आपके जॉन मैकार्थी के द्वारा जो कि गढ़ा गया था, और AI दोस्तों आपको शायद पता ही होगा कितना अभी ट्रेंड में चल रहा है। तो इनसे रिलेटेड आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा। अगर मैं अगला क्वेश्चन की बात करूं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक महारत्न सार्वजनिक क्षेत्र उपकरण है। दोस्तों आपके एग्जाम में हमेशा इंपॉर्टेंट आपके महारत्न कंपनी से बनता है। लेकिन दोस्तों अगर मैं इस क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो BHEL जो एक प्रकार से आपके हैं। लेकिन दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट आपके महारत्न कंपनी, आइए चर्चा करते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों पहला जो राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम यानी कि NTPC जो आपके महारत्न कंपनी में शामिल है। तेल और प्राकृतिक गैस निगम जो ONGC शामिल है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो सेल से संबंधित है। भारतीय हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो भेल से संबंधित है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो IOCL से संबंधित है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो आपके संबंधित है। कोल इंडिया लिमिटेड संबंधित है। दोस्तों ये जितने भी मैं आपको कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम में ऑप्शन जो कि 4 देखा है उसमें से एक पूछ लेता है कौन सा है या कौन सा नहीं है। अगर मैं बात करूँ गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो गेल आ जाएगा। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड जो BPCL आ जाएगा। अगर मैं और दो कुछ इंपॉर्टेंट बात करूँ कि पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। अगला मैं बात करूँ तो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन जो आपको 11 का 11 दोस्तों याद रखना, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करूँ कि सेतु भारतम कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था। ये भी दोस्तों आपके एग्जाम में पूछा गया था, जो बेसिकली 2016 में सेतु भारतम कार्यक्रम को शुरू किया गया था। आपके एग्जाम में दोस्तों हमेशा योजना से रिलेटेड क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का राष्ट्रवादी चरमपंथी नेता नहीं है। ये दोस्तों अगर मैं क्वेश्चन की आंसर की बात करूं तो उसमें से सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रवादी चरमपंथी के नेता नहीं है, उसमें से बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल और श्री अरविंदो घोष, ये आपके तीनों चरमपंथी के नेता हैं। लेकिन दोस्तों अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट अगर इनसे बात करूं कि वर्ष 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस को दो भागों में विभाजित किया गया था, एगो नरमपंथी और एगो चरमपंथी था, जिसे सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता था। लेकिन फिर जाके 1916 में दोस्तों ये दोनों फिर जाके मिल गया था, ये भी आपको याद रखना है। अगर मैं बात करूं कि वे चरमपंथियों के तीन समूह थे, पहला बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में महाराष्ट्रीयन समूह, जो बेसिकली आपको याद रखना है। अगर मैं दूसरा बात करूं कि विपिन चंद्र पाल और अरविंदो घोष के नेतृत्व वाला बंगाल समूह और लाला लाजपत राय के नेतृत्व वाला पंजाब समूह, जो आपको याद रखना है। चरमपंथियों के सबसे प्रमुख अगर मैं नेता की बात करूं तो बेसिकली बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल थे, जिन्होंने सामूहिक रूप से लाल और बाल पाल तिड़की के नाम से जाना जाता है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो साथीगण आप सबको क्लास कैसा लगा, और दोस्तों अगर आप सबको क्लास अच्छा लगा हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को जरूर लाइक करना और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करना अगर आपको इसी तरह से क्लास चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों आप सबका, थैंक यू सो मच आप सभी मेरे साथीगण का।